हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइट जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की। और ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है ये देख सकते हैं बीकॉम स्टूडेंट्स, एमकॉम, यूकेपीसीएस वाले, या कोई भी टैक्स की नॉलेज चाहते हैं जो वो लोग ये हमारी वीडियो देख सकते हैं। इनकम टैक्स में के बारे में बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि टैक्स होता क्या है। कि जैसा कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी के इतने इतने बड़े बड़े प्लांट बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं। तो इस गवर्नमेंट जो खर्चा करती है तो उनके पास ये पैसा आता कहाँ से है। तो वो हमसे क्या करती है, जो अर्निंग पर्सनस होते हैं या नॉन अर्निंग पर्सन होते हैं उनसे टैक्स एज ए रेवेन्यू कलेक्ट करती है। ठीक है। टैक्स जो कलेक्ट करती है वो टू फॉर्म में कलेक्ट करती है। एक होता है फॉर्म डायरेक्ट टैक्स का, एक होता है फॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें इनकम टैक्स आता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें जीएसटी आता है। जीएसटी आता है, कस्टम आता है, और भी कई सारे टैक्स आते हैं। जो इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि मेरी इनकम में मुझे ही टैक्स देना पड़े, उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसकी बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट की जाती है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष कर, जो पता नहीं चलता कि आप पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई पेन खरीदी, कोई कॉपी खरीदी, कोई घर का राशन खरीदा, या कोई भी सामान खरीदा, गवर्नमेंट उस पर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करती है और वो सप्लायर पे करता है। इनकम टैक्स में जब भी हम अर्निंग पर्सन बन जाते हैं तो फिर हम इनकम टैक्स पे करने लग जाते हैं। और डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट खुद पे करना होता है, डायरेक्टली बर्डन पड़ती है, तो वो टैक्स पेयर को डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रखता है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेयर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, वो इनडायरेक्टली रहती है। ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो डिपार्टमेंट बनाए हैं। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स डाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी डाल दिया, सर्विस टैक्स डाल दिया, वैट डाल दिया, कस्टम ड्यूटी डाल दिया, और भी कई सारे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट, वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स का। ये किसको दे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। किसको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसमें उसके दो बोर्ड हैं, एक है सीबीडीटी और दूसरा है सीबीआईसी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सीबीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स को हैंडल करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स हैंडल करता है, जिसमें जीएसटी, कस्टम आते हैं। ठीक है। जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये इफ़ेक्टिव डेट फ्रॉम
1 अप्रैल 1962 से इफ़ेक्टिव में आया था, मतलब तब से ये चालू हो गया था। बना कब था? 1961 में बना था, लेकिन कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से। इनकम टैक्स का काम क्या क्या है? इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया हुआ है उसमें क्या क्या उनके दायरे रखे हुए हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इनकम, कि किसी की टैक्सेबल इनकम कितनी है वो बताना। डिटर्मिनेशन टैक्स लाइबिलिटी, कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, किसी की किसको कितना टैक्स देना पड़ेगा उस बारे में जानकारी देना। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, कि कैसे हम फाइलिंग करें, रिटर्न डालें, कैसे हम अपील करें अगर कुछ डिस्प्यूट होते हैं या रिटर्न गलत चली जाती है या किसी में कोई शो कोर्स नोटिस आ जाता है तो कैसे अपील करें, पेनल्टीज़ अगर लगती हैं तो उसे कैसे पेमेंट करें, कितनी पेनल्टीज़ हैं, क्या परसेंटेज ऑफ रेट है, और प्रोक्यूशन कैसे अब इससे बचा जाए। ठीक है। पावर एंड ड्यूटी किसकी रहती है? इनकम टैक्स अथॉरिटी की रहती है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में वो सारी बातें लिखी गई हैं जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी इनकम टैक्स जिनका बनता है उन सब के लिए कैसे कौन सा फॉर्म भरना है, सैलरी वालों को कौन सा फॉर्म भरना है, हाउस जो हाउस रेंट में दे देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में अगर टैक्स बनता है तो उसका कैसे समाधान होगा, कौन सा फॉर्म भरेंगे, कौन सा रिटर्न भरेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, कौन सा चालान से भरेंगे। वैसे पीजीबीपी यानी प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन में अगर इनकम होती है तो क्या क्या छूट मिलेंगी, क्या क्या टैक्सेबल होगा, क्या अलाउ होंगे एक्सपेंस, क्या डिसअलाउ होंगे, वो सारी की सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर लिखी गई है। ठीक है। अब एक्ट तो 1961 में बन गया है और 1962 में अप्लीकेबल भी हो गया है, लेकिन अब मानिए आज से 70-100 साल पहले जब एक्ट बना था तब वो बेस चीज़ नहीं थी। अब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या है कि हमारे टैक्स में भी कई सारी चीज़ ऐसी हैं जो तब बनी होंगी और लेकिन आज के हिसाब से आउटडेटेड हैं। तो क्या होता है कि हर साल या बीच में मिड ऑफ द ईयर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, कानून में चेंज आते रहते हैं। वेदर वो आपका कोर्ट जजमेंट से आए, वेदर आपका फाइनेंस बिल से आए, वेदर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए केस में उसके थ्रू आए, इस टाइप के चेंज आते रहते हैं। एनुअल अमेंडमेंट फाइनेंस बिल से अप्रूव होती है। फाइनेंस बिल जो होता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है और एक्सेंट अपनी प्रेसिडेंट देते हैं, यानी कि बोथ द हाउसेस में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी एसेंट यानी कि उसमें साइन कर देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। और सीबीडीटी सर्कुलर निकालती रहती है, क्लैरिफिकेशन निकालती रहती है। जैसे सपोज टू भी किसी वर्डिंग में जो एक्ट का वर्ड है या कोई सेंटेंस में डबल मीनिंग निकल रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन नोट्स सीबीडीटी निकालती रहती है। सीबीडीटी कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जुडिशियल डिसीजन जैसा कि कोर्ट डिसीजन होते हैं, कोर्ट डिसीजन में अगर कुछ चीज़ लॉ में साइलेंट है और अगर लॉ में कुछ चीज़ भी साइलेंट है और उसमें कानून नहीं बना हुआ है और जजमेंट में उसके विषय में कुछ जजमेंट निकलती है तो फिर वो जजमेंट भी एज ए लॉ भी प्रिडिक्ट किया जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, क्या प्रिंसिपल क्या है, कौन टैक्स देगा और कौन सी टैक्स देगा, किस साल देगा, किस साल चार्जेबल होगा टैक्स और किस साल पे करना है। तो कहा गया है इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। जैसा कि आपने देखा इसमें एक वर्ड आया प्रीवियस ईयर, एक वर्ड आया पर्सन, एक वर्ड आया असेसमेंट ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम में पर्सन को टैक्स देना है आने वाले अपकमिंग असेसमेंट ईयर पे। तो पहले जानते हैं हम कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है। जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर का जो मंथ होता है 12 महीने का होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है, एंडिंग में 31 मार्च में होता है। ठीक है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का जस्ट अगला साल होता है। जैसे मान लीजिए 2019-20 प्रीवियस ईयर है तो 21 होगा, जो असेसमेंट ईयर होगा वो 21-22 होगा। वैसे ही प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का जस्ट पहले का महीना, पहले का साल, बिफोर ईयर। ठीक है। और प्रीवियस ईयर उस साल को भी कहा जाता है जिसमें इनकम अर्न की गई हो। जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम अर्न की जाती है वो प्रीवियस ईयर होता है और जिसमें टैक्स जमा किया जाता है, टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक।
एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर अगर मान लीजिए 2021 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 है, सपोज फाइनेंशियल 2021 है, तो असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 होगा। अगर मान लीजिए हम मानते हैं फाइनेंशियल ईयर हमारा असेसमेंट ईयर है, तो फिर प्रीवियस ईयर क्या होगा? एक साल पहले, यानी कि 2021 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 19-20। और मान लीजिए कि 2021 हमारा प्रीवियस ईयर है, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 21-22। जो थर्ड वर्ड था वो था पर्सन। पर्सन कौन होता है? किसने पे करना है? पर्सन मीन्स इनकम टैक्स ने पर्सन को 7 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल, सेकंड कैटेगरी है एचयूएफ, थर्ड कैटेगरी है कंपनी, फोर्थ कैटेगरी है फर्म, फिफ्थ कैटेगरी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड नेक्स्ट कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट कैटेगरी है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो इनसे ऊपर कहीं पे कवर ना किया गया हो। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होते हैं? जो क्रिएशन बाय लॉ होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज की अथॉरिटी जो होती है रजिस्टर्ड होती है अंडर गवर्नमेंट, तो उसको क्या हम मानते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल कौन होता है? अकेला, मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल आदमी, राम श्याम घनश्याम, ये सब किस में आएंगे? इंडिविजुअल में आएंगे। एचयूएफ में कौन कौन आएगा? एचयूएफ में आएंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स। इसमें हिंदू, सिख एंड जैन तीनों फैमिली को कवर किया गया है। कंपनी कौन सी होती है? जो इनकॉर्पोरेटेड हो। किस पे इनकॉर्पोरेटेड हो? आरओसी पे, वेदर प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, या ओपीसी कंपनी हो, या निधि कंपनी हो, ठीक है। फर्म, फर्म में आती है पार्टनरशिप फर्म, एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें आते हैं सोल प्रोपराइटर, एंड लोकल अथॉरिटी में जो म्यूनिसिपलिटी यूज होती हैं अपनी, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की हम बात कर चुके हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे हावड़ा म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है तो ये क्या हो गई? लोकल अथॉरिटी, क्योंकि म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है, लोकल अथॉरिटी हो गई वहाँ पे। कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, इस टाइप की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको हम लोकल अथॉरिटी में डालते हैं। जैसे इसमें लिखा है कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड। बैंक लिमिटेड देखिए, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जिनके पीछे लिमिटेड होता है या प्राइवेट लिमिटेड होता है वो क्या होती हैं? कंपनीज होती हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन क्या है? एक इंडिविजुअल है। अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, देखिए इसमें भी इनने क्या बनाया? नाम तो लिखा है, आगे से कॉरपोरेशन लिमिटेड लिख दिया, यानी कि ये कंपनी फॉर्म में आ गई। ए जॉइंट फैमिली ऑफ श्री राम, श्रीमती राम एंड देयर सन्स लव एंड कुश। अगर कोई फैमिली है तो वो क्या हो गई? एचयूएफ, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या हो गई? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगी, क्योंकि बाय क्रिएशन ऑफ लॉ है। और एक्स एंड वाई हुज आर लीगल हायर ऑफ जेट। एक्स एंड वाई हैं लीगल हायर है जेट के, तो ये क्या हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सोल प्रॉपर्टी बिजनेस क्या होता है? इंडिविजुअल्स में आता है। पार्टनरशिप बिजनेस आता है फर्म में। अब हम बात करेंगे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। हमारी चाहे कितने सोर्स ऑफ इनकम, हमारे सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, कि हम पार्ट टाइम जॉब 3 जगह करते हैं तो 3 जगह से इनकम आ सकती है। हमारे पास 4 बंगलो थे या 4 घर थे, हमने वो किराए पे चढ़ाए तो 4 जगह से और इनकम आ सकती है। हमने 4 बिजनेस खोल रखे हैं, 5 बिजनेस खोल रखे हैं तो हमारी 5 जगह से अलग इनकम और हो सकती है। हमने कई सारी प्रॉपर्टी बेची तो उससे भी कई और सोर्स हो सकते हैं, और कहीं जगह से हमारा इंटरेस्ट आ रहा है या हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो वो पैसा आ रहा है, तो हमारी वो क्या होंगी? अदर सोर्स के सोर्स होंगे। तो हमारे सोर्स कितने हो सकते हैं इनकम के? वो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन वो टैक्सेबल कितने हेडों में होंगे? वो टैक्सेबल ओनली ऑन 5 हेड्स में होंगे, इसके अलावा वो कहीं टैक्सेबल नहीं होंगे। जितना भी है, जितनी भी इनकम है, आपको ये 5 हेड्स में ही क्लासीफाई करनी पड़ेगी। 5 हेड्स में कैसे क्लासीफाई करेंगे? पहले आप लीजिए सैलरी। सैलरी पर्सन क्या होता है?
अगर कहीं पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप यानी कि मालिक और सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ से मिलने वाला, एम्प्लॉयर से मिलने वाला एवरीथिंग, कुछ भी मिले एम्प्लॉयर से, चाहे वो इन काइंड्स मिले या इन कैश मिले, चाहे वेजेस के फॉर्म में मिले या घर के फॉर्म में मिले या गिफ्ट के फॉर्म में मिले, वो सारा का सारा किस में जाएगा, सैलरी में जाएगा। वो सैलरी चाहे आपकी 10 जगह से आती हो, 10 मालिक हों, 10 के 10 का कंबाइंड होके सैलरी हेड के अंदर ही जाएगा। चाहे आपके सोर्स कितने ही हों सैलरी के, लेकिन वो सिर्फ एक ही हेड है सैलरी, जिसमें वो पूरा सारा का सारा टैक्सेबल रहेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके मान लीजिए गांव में भी 2 मकान हैं, शहर में भी 4 मकान हैं, आपने 4 के 4 मकान रेंट में दिए हैं, तो उनसे आने वाली इनकम, जो 4-5 आपके मकान आपने रेंट में दिए हैं, 4-5 मकानों की आने वाली इनकम सारी की सारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। रेंटल इनकम ओनली, ठीक है। रेंटल इनकम जाती है। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं और फिर इनकम कुछ होती है, तो वो पार्ट ऑफ द कैपिटल गेंस होती है, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स को बेचते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मोर देन 1 ईयर के नेचर के होते हैं, वो हमारी संपत्ति होती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में सिर्फ हमारे हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम को हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बिजनेस करते हैं, जितने भी व्यापार अपना शुरू किए हैं या उससे जो भी इनकम अर्न करते हैं, वो सारी की सारी उनकी बिजनेस एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में ही टैक्स से होती है। कैपिटल गेन्स में जैसे कोई भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें जो भी टैक्स बनता है उसको हम कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम वो सारे टैक्स डाल देते हैं, हम वो सारी इनकम्स इन्वॉल्व कर देते हैं, चाहे बैंक का इंटरेस्ट हो, डिविडेंड मिला हो, या हमें लॉटरी, गेम, पजल, सट्टाबाजी, जुएबाजी से कहीं से भी पैसा आया हो, वो सारी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको आपको और इजी से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके कुछ समझ में आया नहीं आया। हम ये उम्मीद करके चलेंगे, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। 5 हेड्स इनकम के बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए, अब 5 हेड्स इनकम जो हमारी टोटल हो जाती है, ठीक है। सैलरी की आ गई इनकम, ये हाउस प्रॉपर्टी की आ गई, पीजीबीवी की आ गई, कैपिटल गेन की आ गई, अदर सोर्स की आ गई। 5 की 5 हेडों की इनकम को टोटल कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसका हम टोटल मार देंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम क्या करेंगे, डिडक्शंस। डिडक्शन क्या होती हैं सर? डिडक्शन होती हैं जो हमारे एलआईसी करवाते हैं, या हम अपना पीएफ कटवाते हैं, ऐसे कई सारी लिस्ट है, सेक्शन बने हुए हैं, सी से लेके डी तक, 80C से लेके 80D तक का पूरा एक चैप्टर है डिडक्शन का। उसमें आप जो जो एलिजिबल हैं डिडक्शन के, जो जो भी आपको एलिजिबिलिटी रहती है डिडक्शन की, वो सारी डिडक्शन आपको मिलेगी। जीटीआई यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से हम वो अमाउंट लेस कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल निकल के क्या आएगा, जो निकल के आएगा ये आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारी यहाँ पे निकल के आएगी। टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ हम टोटल इनकम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 रुपीज़ में। जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब आप इनको बहुत गौर से लिखिए, आपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नियरेस्ट 10 रुपीज़ के ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है। हो सकता है वो आपको एक एग्जांपल ही दे दे और उसमें 4 ऑप्शन रख दे दें कि ये बताइए इसका मतलब टोटल इनकम इसमें कौन सी सही है। अगर उसकी टोटल इनकम इतनी बन रही है उसे आफ्टर राउंडिंग ऑफ, तो आप उसमें लिख सकते हैं नियरेस्ट हमें 10 रुपीज़ में राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 रुपीज़ में करना है, कैसे करना है? अगर सर हमारी इनकम है 41,645 रुपये, तो ये
राउंड ऑफ में आगे जाएगी सर, पीछे आएगी? ये आगे चली जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी इनकम है 41,644.98, तो ये इनकम हमारी रिवर्स में 41,640 हो जाएगी। वैसे ही जब हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो उसके बाद उसमें टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे। जब टैक्स लाइबिलिटी पूरी निकल जाएगी, आउटस्टैंडिंग टैक्स जो लाइबिलिटी हमारी पेमेंट वाली रहेगी, टैक्स लाइबिलिटी, उसको भी हम नियरेस्ट किस में राउंड ऑफ करेंगे? 10 रुपीज़ में। ठीक है। सपोज टू बी टैक्स लाइब्रेरी ऑफ एक्चुअल पेमेंट की ये आई है, ये आई है, ये आई है, ये आई है। अब आप सोचिए और देखिए, आपके समझ में आया? टैक्स लाइबिलिटी अगर हमारी 67 है, 60 कितनी है? 76,4876.49 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 4880 में। और हमारी 6452.50 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 6450 में। 8738.92 है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 8740 में। अगर हमारी इनकम 5132.75 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 5130 में। ठीक है। देखिए, अब हमने देखा कि हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं। पर्सन कौन कौन होते हैं हमने देख लिया। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कंपनी है, एओपी, बीओवाई है, इंडिविजुअल है, क्या सब पे सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा? नहीं, सब पे अलग अलग टैक्स रेट लगेगा। सबके अलग अलग टैक्स रेट स्लैब्स डिफाइंड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, एक मिनट, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन। सर सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? ये तो अभी तक हमने बात ही नहीं करी। सर सुपर सीनियर सिटीजन ये होता है जिनकी उम्र 80 साल अटेंड कर चुकी है। कब तक अटेंड कर चुके? 80 साल। यानी कि कब पैदा हुए होंगे वो? 2 अप्रैल 1941 से पहले की जितनी है, या इसमें पैदा हुए या इससे पहले पैदा हुए हैं, वो सब किस में आएंगे? सुपर सीनियर सिटीजन में। उनकी क्या टैक्स लायबिलिटी रहेगी? वो 5 लाख तक उन्हें कोई पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं देना है। 1 रुपया भी गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। हाँ, अगर उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख है तो उन्हें 20% ऑफ इनकम का टैक्स पे करना है। अगर उनकी 10 लाख से अबव है तो उन्हें 30% देना है। ठीक है। वैसे ही केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 60 साल हो चुकी है, 60 साल या उससे ज़्यादा, उनको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। उनको भी कोई छूट दी गई है क्या सर? बिल्कुल दी गई है। उन्हें छूट दी गई है 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 5 लाख तक का सिर्फ 5% देना, 5 लाख से 10 लाख तक आपको सिर्फ 20% देना, और 10 लाख से अबव में 30% देना है। चलिए ठीक है। सर जो नॉर्मल बंदे हैं जिनकी 60 साल उम्र नहीं हुई है, जो सुपर सीनियर सिटीज़न भी नहीं है और सीनियर सिटीज़न भी नहीं है, क्या उनके लिए भी कोई छूट है? उनके लिए है छूट। उनकी एग्जेम्पशन लिमिट, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कही जाती है, वो है 2.5 लाख की। अब ये देखिए, पहले जो ये 2.5 लाख की लिमिट है किस किस के लिए? ये है इंडिविजुअल के लिए, सिंगल पर्सन के लिए है। चलो ये नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये इंडिविजुअल के लिए है, सिंगल पर्सन के, एचयूएफ के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअली के इक्वल होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी बॉडी बनाई 4-5 लड़कों ने मिले हुए हैं, लेकिन हैं इंडिविजुअली, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई कंपनी नहीं बनाई, सिर्फ एक साथ उन्हें अपने एक यूनिट से बना दी है, उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन,
उनके लिए बेसिक लिमिट कितनी हो गई है? बेसिक लिमिट है सर 2.5 लाख रुपए। उसके बाद सर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में उन्हें देना है 5%। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम में उन्हें देना है 20%। और 10 लाख से ऊपर की इनकम में उन्हें कितना देना है? 30%। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया है। अब इसके आगे चलिए। सर इसके अलावा भी कोई छूट मिलती है? हाँ, इसके अलावा भी छूट मिलती है। इसके अलावा एक छूट मिलती है रिबेट की। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हो सकता है इसमें भी MCQ बन जाए कि बताइए कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कितनी एग्जेम्पशन मिलती है, कितनी छूट मिलती है। तो आप ये बताइए। 100% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो भी आपने कैलकुलेट किया तो 100% और 12,500। जो ज़्यादा जो कम होगा, जो कम होगा वो छूट मिलेगी। ठीक है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग रहेगा इन दोनों में। इन दोनों में फॉलो रहेगा। चलिए, यहाँ तक आपकी समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं रिबेट का। देखिए, केस ए है। केस ए में इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है। टोटल इनकम उसकी 4,90,000 है। 4,90,000 है और टैक्स ऑन अबव। टैक्स ऑन अबव कितना बनेगा? आपको पता है कि इंडिविजुअल के केस में और वो रेजिडेंट है, उसका सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन का कोई स्टेटस नहीं दिया गया है, तो उसका टैक्स कितना बनेगा? 2.5 लाख से 490 तक कितनी इनकम हो गई? ये होगी आपकी 2,40,000। और 2,40,000 में 5% के हिसाब से 12,000 बनता है। और रिबेट हमें कितनी मैक्सिमम मिलती है? 12,500 की। तो अब मैक्सिमम कितनी रिबेट से ऑब्टेन हुई? 12,000। उसका टैक्स जीरो बनेगा। फिर केस 2 है, रेजिडेंट भी है, इंडिविजुअल भी है, उसकी इनकम कितनी होगी? 5,12,000। उसका टैक्स कितना बनेगा? उसका टैक्स बनेगा 14,900 रुपये। कैसे बनेगा सर? 2.5 लाख से 5 लाख तक तो नील है। 2.5 लाख से 5 लाख तक उसका 12,500 बनेगा टैक्स, और उससे एक्सेस वो जो इनकम है 12,000 की, उसमें वो लगेगा 20%। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? टोटल टैक्स हो गया सर 14,900। सर इसको रिबेट नहीं मिलेगी, इसको रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 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 87A कहता है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख को एक्सिड ना करती हो तभी आपको ये छूट मिलेगी। यानी 5 लाख से कम कम की में ही ये छूट मिलेगी। सर आपने पहले नहीं बताया, अगर मैं पहले बता देता तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ रोक के चली थी। ठीक है सर ये सरचार्ज क्या होता है? 87 हम समझ लिए, स्लैब रेट भी समझ लिए। सरचार्ज के बारे में सर आपने बताया नहीं। सरचार्ज क्या होता है? जब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख तक आप कमाइए, कोई टैक्स नहीं है। हम रेट समझ गए कि 10%, 20% और 30% का स्लैब में है, 5% भी है कहीं भी जगह पे, और 10 लाख से ऊपर में 30% है। ठीक है, अब सर हमारी इनकम 10 लाख से ऊपर कितनी चली जाए, हमें उसके अलावा कोई टैक्स नहीं देना है? उसके अलावा टैक्स आपको देना पड़ता है, एक सरचार्ज का नाम का है। इसके आपके कुछ स्लैब बनाए गए हैं। जैसे 50 लाख तक की इनकम में आपको कोई सरचार्ज नहीं देना है। 50 लाख से 1 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम होती है, जो आपका टैक्स बना, टोटल इनकम का नहीं, जो आपका टैक्स बना उसका 10%, जो टैक्स लाइबिलिटी बनी उसका 10% आपको देना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक अगर आपकी इनकम पहुंच रही है, 1 करोड़ और 2 करोड़ के अंदर फॉल कर रही है, तो आपको 15% देना है। और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच रही है तो आपको 25% देना है। ठीक है, और 5 करोड़ से ऊपर जा रही है तो आपको 37% देना है। दैट्स इट सर, ये तो हो गया। सर इसके अलावा कोई सेस भी लगता है? सेस, हाँ सेस भी लगता है। जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि किसी चीज़ के लिए उन्हें फंड इकट्ठा करना है तो उसका एक सेस बना देते हैं। जैसे पीछे स्वच्छ भारत सेस भी बना था, उसमें भी पैसा एक फंड बना के मतलब इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें काम करते हैं। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, ये सर ये सब पे लगता है, ये सब पे लगता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई कोई भी हो। जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जब टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी तो फिर उसका टैक्स बनेगा, सॉरी उसका उसमें सेस जोड़ा जाएगा, जो जितना भी उसका टैक्स लाइबिलिटी है। सर ये कितना परसेंट है? ये सर ये है 4% आफ्टर सरचार्ज। अगर आपका सरचार्ज कुछ बना, सरचार्ज लगाने के बाद आपका 4% आपका टैक्स रहेगा। ठीक है,
चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमने आपके रूटीन पे यूके पीसीएस ये सारे जितने भी आपके 12 यूनिट हैं सब में काम चल रहा है, सारी रिकॉर्डिंग पे हैं और ये जल्द से जल्द आपको पब्लिश कर दी जाएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूव करें, हम जो आपकी रिकॉर्डिंग में भी सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और हम इसमें एडवांस करें, लेकिन हमें भी टाइम नहीं मिलता है इतना, तो इसलिए हम कोशिश हमारी रहती है कि हम अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड करवाएं और गुड कंटेंट के साथ। और इसमें भी आपको धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी और आप हम जुड़े रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।